बहुत दर्द हो रहा है मम्मी जी, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। वो मासूम लड़की प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, लेकिन उसकी क्रूर सास कमला पत्थर दिल बनी खड़ी थी। मैं क्यों लेकर जाऊं तुझे डॉक्टर के पास? ये पाप की पोटली मेरे बेटे अरुण की नहीं, बल्कि तेरे काले कारनामों का नतीजा है। कमला ने नफरत से थूका। 9 महीने पहले जब वंशिका के सिर से पिता का साया उठा तो सामाजिक परिस्थितियों और पारिवारिक दबाव में उसका विवाह उनके पड़ोसी आनंद प्रकाश के इकलौते और घमंडी बेटे अरुण से कर दिया गया था। सुहाग रात की उस खौफनाक रात को अपनी सारी सनक और गुस्सा वंशिका पर निकालने के बाद अरुण उसी रात देश छोड़कर चला गया था। जब वंशिका प्रेग्नेंट हुई तो घर में किसी ने यकीन नहीं किया कि ये बच्चा अरुण का है, क्योंकि वो तो शादी की रात ही न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर चुका था। दर्द से बेहाल वंशिका अकेली ही अस्पताल के लिए निकली, पर बीच रास्ते में ही चक्कर खाकर गिर पड़ी। अचानक एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरे एक शख्स ने उसे सहारा दिया, पर जैसे ही वंशिका की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, वो डर और सदमे से बेहोश हो गई। वो जबरदस्ती की दुल्हन बनकर उस आलीशान कमरे में आई थी। साधारण से गुलाबी रंग के लहंगे में सिमटी वो बेड के किनारे सहमी बैठी थी, जब अचानक कमरे का दरवाजा झटके से खुला। अरुण कमरे में दाखिल हुआ और उसे घूरने लगा। ओहो, बड़ा घमंड है ना तुम्हें अपने आप पर? बड़ी अकड़ दिखा रही थी। तुम हो क्या चीज? औकात तो तुम्हारी कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे किसी पिछले जन्म के पाप की सजा हो तुमने और तुम्हारी माँ ने जिस तरह इमोशनल ड्रामा करके ये जबरदस्ती की शादी करवाई है ना, उसकी सजा मैं तुम्हें देकर रहूंगा। उसने वंशिका को झटके से अपनी तरफ खींचा और अपनी मजबूत बाहों में उसे भींच लिया। वंशिका ने घबराकर उसके चौड़े सीने पर अपने कांपते हाथ रखे तो अरुण के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। उसने वंशिका के नाजुक शरीर को अपनी गिरफ्त में जकड़ते हुए उसकी गर्दन पर अपने तपते हुए होंठ रख दिए। वंशिका तड़प कर रह गई। अरुण का वो गुस्सा और उसका स्पर्श उसके पूरे शरीर में एक खौफनाक सिरहन पैदा कर रहा था। वो इस जबरदस्ती और नफरत के मिले जुले रूप से बुरी तरह डरकर कांपने लगी। बदनामी का दाग तुमने मेरे नाम पर लगाया और नखरे तुम्हारे आसमान छू रहे हैं। आज बताता हूँ तुम्हें कि जबरदस्ती की शादी का अंजाम क्या होता है, क्योंकि जुल्म तुम पर नहीं मुझ पर हुआ है और इसका हिसाब मैं आज ही पूरा करूंगा। अरुण ने उसके चेहरे को बेरहमी से पकड़कर उसके होंठों पर अपना उग्र अधिकार जताया। वो गुस्से और प्रतिशोध में अंधा होकर वंशिका से अपनी सारी नफरत का हिसाब बराबर कर रहा था। वंशिका इस दर्दनाक व्यवहार पर सिसक उठी। अरुण जी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। दर्द और एक अजीब सी बेबसी में तड़पती वो भूल चुकी थी कि अब वे दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा वंशिका। मेरे सारे सपनों, मेरी सारी उम्मीदों पर तुम्हारी माँ ने पानी फेर दिया। मेरे भविष्य को दांव पर लगाकर ये घिनौना खेल खेला गया और मुझे इस जबरदस्ती के बंधन में बांध दिया। अब तो मैं तुमसे अपने सारे हक वसूल करके ही रहूंगा। अरुण ने जैसे ही दोबारा उसे छुआ, वंशिका 2 कदम पीछे हट गई। भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं इस रिश्ते के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। वो उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन अरुण पर तो जैसे कोई पागलपन सवार था। उसने वंशिका को बेड पर धकेल दिया और उसके दोनों हाथों को सिर के ऊपर दबोच लिया। फिर उसके कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, शातिर खेल तुमने खेला था ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो अपने पूरे गुस्से के साथ उससे अपना हक छीन रहा था। वंशिका बेबस बेजान सी बेड पर पड़ी थी। उसकी बंद आंखें और गालों पर बहते आंसू चीख चीख कर उसके आंतरिक दर्द बयां कर रहे थे। अपना गुस्सा शांत करने के बाद अरुण वॉशरूम चला गया। नहाने के बाद वो तेजी से कपड़े बदलने लगा, जबकि वंशिका चादर से खुद को ढककर सुबकते हुए अपने हाथों को देख रही थी। लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने अरुण को अपना ट्रैवल बैग पैक करते देखा। उसका पासपोर्ट, वीजा सब टेबल पर रखा था। वैसे तो मेरी न्यूयॉर्क की फ़्लाइट सुबह 8 बजे की है, लेकिन मैं अभी और इसी वक्त घर से निकल रहा हूँ। जिस तरह डैड ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, मैं भी उन्हें बिना बताए ये देश छोड़ रहा हूँ। जो सपने मैंने देखे हैं उन्हें मैं किसी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। वंशिका की आंखों में नफरत से देखते हुए वो कड़वाहट से बोला। थोड़ी देर बाद बिना पीछे मुड़े वो क्रूर इंसान उस कमरे से हमेशा के लिए जा चुका था।
वंशिका उठी और टूटते बिखरते शरीर को समेटती हुई बमुश्किल वॉशरूम गई। सुबह पूरे घर में कोहराम मच गया। अरुण घर छोड़कर जा चुका था। वो किसी से मिले बिना दिल्ली से अमेरिका के लिए रवाना हो चुका था। यह सब इस मनहूस की वजह से हुआ है। इसी की वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। उसकी सास कमला ने नफरत से वंशिका की तरफ उंगली उठाई। वंशिका फूट फूट कर रोने लगी। काश वो कभी रिया के घर न आती। काश उस दिन वो तेज बारिश न हुई होती। काश वो एक अनाथ लड़की न होती। अतीत की यादें। अरुण जी, प्लीज़ मम्मी से कहिए ना कि मुझे एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में एडमिशन लेने दे। वो मुझे आगे पढ़ाने से मना कर रही हैं। वंशिका ने अपने पड़ोसी अरुण के पास जाकर बड़ी उम्मीद से कहा था। वो चाहती थी कि अरुण उसकी पैरवी करे, क्योंकि घर के बड़े उसकी बात सुनते थे। तुम ही समझाओ इसे अरुण बेटा, इसके सिर पर पिता का साया नहीं है। ऐसी अनाथ लड़कियों को फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। मैं तो बस जल्द से जल्द इसकी शादी करके अपना फर्ज निभाना चाहती हूँ। शारदा देवी, वंशिका की माँ के चेहरे पर चिंता थी। यह क्या कह रहे हैं आप आंटी? आजकल का जमाना बदल चुका है। इतनी कम उम्र में लड़कियों की शादी करना ठीक नहीं है। आप वंशिका का कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए, इसे पढ़ने लिखने दीजिए, ताकि कल को लाइफ में कोई ऊंच नीच हो भी जाए तो ये दुनिया की हिम्मत से सामना कर सके। वंशिका बहुत खुश होकर अरुण को देख रही थी, जो हमेशा एक अच्छे मार्गदर्शक की तरह उसके सपोर्ट में खड़ा रहता था। फिर अरुण के कहने पर ही उसकी माँ ने उसे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी थी। वो अपनी सहेली सोनम के साथ जाकर कॉलेज का फॉर्म ले आई थी। वंशिका की माँ शारदा देवी एक विधवा महिला थी और वंशिका उनकी इकलौती संतान थी। वह इस बड़े मकान के निचले हिस्से में रहती थी। मकान का दूसरा हिस्सा उनके पड़ोसी आनंद प्रकाश का था। आनंद जी की पत्नी कमला के 3 बच्चे थे। अरुण इकलौता बेटा था और 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, जबकि छोटी बेटी अभी कॉलेज में थी। अरुण खुद यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहा था। दोनों परिवारों में कोई खून का या दूर का रिश्ता नहीं था। बस वे एक ही छत के नीचे 2 अलग हिस्सों में सालों से रह रहे थे। यह एक मिडिल क्लास परिवेश था, लेकिन अरुण की आंखों में बड़े बड़े ऊंचे ख्वाब थे। यूनिवर्सिटी में कितनी ही लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन अरुण बहुत हैंडसम और अपनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को लेकर काफ़ी सीरियस रहने वाला लड़का था। उसका एकमात्र लक्ष्य था न्यूयॉर्क जाकर सेटल होना, और इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था। वंशिका की माँ शारदा देवी और कमला के बीच कभी नहीं बनती थी। कमला के दिल में शारदा के लिए हमेशा जलन और नफरत रहती थी। वंशिका के पिता सेना में थे और देश के लिए शहीद हुए थे। उनकी पेंशन से ही माँ बेटी का गुजारा होता था। कमला हमेशा वंशिका को शक की नज़र से देखती थी, खासकर तब जब वंशिका अरुण के पास जाकर पढ़ाई या करियर की सलाह लेती थी। अभी वंशिका की उम्र ही क्या थी, सिर्फ 17 साल। वो अरुण को एक आदर्श मानती थी और उसकी बहुत इज्जत करती थी। अरुण भी इस पड़ोसी लड़की की पढ़ाई लिखाई का बहुत ख्याल रखता था। उसे कभी गाइडेंस की कमी महसूस नहीं होने देता था और जहाँ तक हो सके उसकी मदद करता था। फिर कॉलेज में एडमिशन के बाद वंशिका की लाइफ पूरी तरह बदल गई। घर से बाहर कदम रखते ही उसे नए नए दोस्त मिले। वाओ, तुम कितनी क्यूट हो। कॉलेज की कॉरिडोर में बैठी वंशिका के पास एक मॉडर्न सी लड़की आकर खड़ी हो गई। आप कौन हैं? वंशिका ने मासूमियत से पूछा। मेरा नाम रिया है, मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ, मुझसे दोस्ती करोगी? रिया ने हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि रिया उम्र और क्लास में उससे बड़ी थी, पर वंशिका मना नहीं कर पाई। छुट्टी के बाद जब वो अपनी सहेली सोनम के साथ घर लौट रही थी तो सोनम ने उसे टोक दिया। क्या ज़रूरत थी उस रिया से दोस्ती करने की? कॉलेज में उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। अरे, उसने इतने प्यार से हाथ बढ़ाया, मैं कैसे मना करती? और वो सीनियर है हमारी। वंशिका ने मासूमियत से कहा तो सोनम ने अपना सिर पीट लिया। धीरे धीरे वंशिका अपनी पुरानी सहेलियों से दूर होती गई और रिया के करीब आ गई। रिया एक बेहद अमीर खानदान से थी। अपनी कार में आना जाना और पार्टियों में पैसे उड़ाना उसका शौक था। वो वंशिका को महंगे महंगे गिफ्ट्स देने लगी। अगले महीने रिया का बर्थडे था और उसने वंशिका को एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था। वंशिका ने अपनी पूरी अलमारी छान मारी, पर उसके पास कोई ऐसा ड्रेस नहीं था जो इतनी बड़ी पार्टी में पहन सके। मम्मी, मेरे पास एक भी अच्छा सूट नहीं है जो मैं पार्टी में पहन सकूं। वो रोने धोने लगी।
शारदा देवी परेशान हो गई। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी लेट नाइट बर्थडे पार्टी में जाने की। मैं तुम्हें रात को अकेले नहीं जाने दूंगी। नहीं मम्मी, मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, मैं ज़रूर जाऊंगी। वंशिका पहली बार जिद पर अड़ गई। तभी वहां अरुण आ गया। उसे देखकर वंशिका का चेहरा खिल उठा। अरुण जी प्लीज मुझे मॉल से एक अच्छा सा ड्रेस दिलवा दीजिए ना, उसने उम्मीद से कहा। शर्म करो वंशिका, दूसरों से ऐसी जिद करते हैं क्या? शारदा देवी झेंप गई। अरे आंटी क्या बात है, हमारी पड़ोसी गुड़िया क्यों परेशान है? अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। फिजूल की दोस्तियां पाल रखी है इसने। किसी अमीर लड़की की सालगिरह है, वहां जाने के लिए मरी जा रही है। नया सूट चाहिए इसे, माँ ने शिकायत की। बस इतनी सी बात, चलिए मैं अभी इसे नया सूट दिलवा कर लाता हूँ। अरुण ने अपनी बाइक की चाबी उठाई और वंशिका झटपट उसके साथ चली गई। वो एक प्यारे से नीले रंग का साधारण सा सूट खरीद कर लाई और रिया के लिए एक महंगा परफ्यूम भी लिया। शाम को तैयार होकर जब वो अरुण को बुलाने कमला के वाले हिस्से में गई तो कमला ने उसे कड़वाहट भरी नजरों से घूरा। वंशिका को हमेशा इस औरत की नजरों से डर लगता था। अरुण जी कहाँ हैं? उसने उंगलियां चटकाते हुए नजरें झुकाकर पूछा। क्या काम है तुझे उससे? कमला ने तीखे लहजे में कहा। वंशिका की बोलती बंद हो गई। तभी कमरे से अरुण बाहर निकला। अरे वंशिका, तुम तैयार हो गई? अरुण ने हैरत से अपनी इस छोटी पड़ोसी लड़की को देखा। आज वो बहुत बड़ी लग रही थी। लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और उस सिंपल नीले सूट में वो बहुत सुंदर लग रही थी। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे पड़ोस की ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है। एकदम मैच्योर लग रही हो। अरुण ने उसे नॉर्मली टोका तो वंशिका शर्मा गई। कमला ने नफरत की आग में जलते हुए वंशिका को देखा। बरसों पहले आनंद जी ने वंशिका को अपने घर की बहू बनाने के हवाले से एक बात कही थी। कमला ने दिल ही दिल में कसम खाई, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इस लड़की को तो मैं इस घर की बहू कभी खुशी खुशी नहीं बनने दूंगी। ये कहाँ ले आई हो तुम मुझे वंशिका? वंशिका के बताए हुए पते पर अरुण अपनी बाइक से साउथ दिल्ली के उस वीआईपी इलाके में आया जहाँ सिर्फ बड़े बड़े आलीशान बंगले ही थे। खूबसूरत कोठियाँ और बगीचों से सजा हुआ यह इलाका बहुत अमीर लोगों का था। रिया यही रहती है अरुण जी, वो देखिए, वो सामने जो सफ़ेद रंग का बंगला है वही उसका घर है। वंशिका ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। अरुण उसे उस बंगले के सामने छोड़कर चला गया। शाम के 6 बज रहे थे और जन्मदिन की पार्टी रात 8 बजे थी। वंशिका ने हिसाब लगाया कि वो रात 9 बजे तक हर हाल में घर वापस आ जाएगी। रिया ने उससे कहा था कि वो अपने भाई से कहकर उसे गाड़ी से घर भिजवा देंगी, इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं थी। अब वो सफ़ेद बंगले के सामने खड़ी होकर अंदर जाने में हिचकिचा रही थी। ये नीली परी कौन है? अचानक एक चंचल और आवारा आवाज़ सुनकर वंशिका घबराकर पलटी। सफ़ेद टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहने एक लड़का कार की चाबी उंगली पर घुमाता हुआ उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। वंशिका बुरी तरह कांपने लगी। तभी अंदर से रिया बाहर आती हुई दिखाई दी तो वंशिका की जान में जान आई। क्यों परेशान कर रहे हो दीपक मेरी सहेली को? रिया ने उसे घूर कर देखा, जबकि दीपक के होंठों पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान आ गई। कम उम्र की मासूमियत वंशिका के चेहरे पर साफ झलक रही थी। ऊपर से नीले रंग का सिंपल सूट और खुले बालों ने उसकी सुंदरता को और बढ़ा दिया था। दीपक की नज़रें उससे हटने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि वंशिका उसकी इन गंदी नज़रों से बहुत घबरा रही थी। वो पार्टी में जहाँ भी जा रही थी दीपक की तीखी नज़रें उसका पीछा कर रही थी। रिया दूसरे मेहमानों के स्वागत में बिजी थी। वंशिका का बस नहीं चल रहा था कि वो इसी वक्त वहाँ से गायब हो जाए। उसे एहसास हो गया था कि यहाँ आकर उसने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इस चकाचौंध वाले माहौल में वो खुद को ढाल नहीं पा रही थी। पार्टी में आधुनिकता का शोर हर तरफ था। पूरी महफिल में वो अकेली लड़की थी जो साधारण पारंपरिक सूट में थी, वरना बाकी सभी लड़कियां शॉर्ट ड्रेस और वेस्टर्न ड्रेसेस में थी। दूसरे तरफ लड़के भी इस पार्टी में शराब और कोल्ड ड्रिंक्स के साथ जोर शोर से ठहाके लगा रहे थे। रिया भी अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ चिपकी खड़ी थी। लगता है आपको भी किसी के साथ की ज़रूरत है, वो कोने में अकेली खड़ी थी जब अचानक ही दीपक उसके बेहद करीब आ गया। वंशिका डर के मारे उछल पड़ी। ओ मेरे भगवान, पहली बार किसी लड़की को इस तरह देख रहा हूँ। तुम्हारा ये डरना, ये झिझकना सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
उसकी नजरें वंशिका के चेहरे पर टिकी थी। वंशिका का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। रिया प्लीज, मुझे घर जाना है, तुम मुझे घर छुड़वा दो ना। कुछ ही पल बाद वो रिया के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाने लगी। अरे अभी तो मैंने केक भी नहीं काटा और पार्टी तो अब शुरू हुई है, तुम अभी से जाने की बात कर रही हो। रिया ने नाराजगी से उसे देखा। वो मेरी तबीयत अचानक खराब हो रही है। घबराहट में वंशिका यही बहाना बना सकी। रिया ने चिंता से उसे देखा, जिसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी घर भिजवाती हूँ। रिया ने प्यार से उसके गाल को छुआ। दीपक, यहाँ आओ। रिया ने अपने भाई को आवाज दी तो वंशिका के होश उड़ गए। दीपक एक पल में उसके पास पहुंच गया। यार प्लीज, मेरी सहेली को इसके घर ड्रॉप कर दो, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे आने तक मैं केक नहीं काटूंगी। रिया दीपक को उसे छोड़ने के लिए भेज रही थी। ये देखकर वंशिका पूरी तरह डर गई। नहीं रिया, बस तुम मुझे अपना फोन दे दो, मैं घर में ही किसी को बुला लेती हूँ। वो हरगिज दीपक के साथ गाड़ी में जाने का खतरा नहीं उठा सकती थी। ओके ठीक है, ये लो मेरा फोन और कॉल कर लो। रिया ने उसे फौरन अपना फोन दे दिया, जिससे दीपक का चेहरा उतर गया। हेलो अरुण जी, क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? दूसरे तरफ से जैसे ही कॉल उठाई गई, बिना सांस लिए वंशिका ने फौरन अपनी बात कही। फोन पर अरुण हैरान रह गया, लेकिन उसने वंशिका से कहा कि वो डरे नहीं, वो अभी उसे लेने आ रहा है। रास्ते में वापस आते समय बार बार अरुण उससे पूछता रहा कि वो पार्टी छोड़कर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई, लेकिन वंशिका बिल्कुल खामोश रही। उसे वहां जाकर बहुत बुरा अनुभव हुआ था और उसने सोच लिया था कि जिंदगी में वो कभी रिया के घर नहीं जाएगी। जैसे ही अरुण ने उसे घर के गेट पर उतारा तो उसे एक सलाह भी दी। दोस्ती अगर अपने बराबर के लोगों से हो तो ही अच्छी रहती है वंशिका। अरुण की बात पर उसने शर्मिंदगी से सिर हिला दिया और जल्दी से अंदर चली गई। शारदा देवी भी उसे देखकर हैरान थी। इतनी जल्दी वापस आ गई तुम? हाँ माँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, वंशिका ने बात बनाई। सच में मेरी बेटी लग ही इतनी सुंदर रही थी, तभी तो मैं तुम्हें जाने से मना कर रही थी। शारदा जी ने प्यार से उसे देखा। अब उसने पक्का मन बना लिया था कि वो रिया से दोस्ती खत्म कर देगी, इसीलिए वो कॉलेज में उससे दूर दूर रहने लगी। रिया इस बात पर उससे नाराज रहने लगी, लेकिन वंशिका को अब कोई परवाह नहीं थी। दोस्ती अपने बराबर के लोगों में हो तो बेहतर है। उसे अरुण की ये बात अच्छी तरह याद थी। और फिर वो लड़का दीपक, किस कदर गंदी निगाहें थी उसकी, ये सोच कर ही उसे सिहरन होने लगती। दूसरी तरफ अरुण भी इन दिनों बहुत खुश था। उसकी दिन रात की मेहनत के बाद उसकी MBA की डिग्री पूरी हो चुकी थी। अब वो विदेश जाने की तैयारी में था। वीजा का आवेदन तो उसने दे ही दिया था, साथ ही न्यूयॉर्क में 2-3 कंपनियों में ऑनलाइन इंटरव्यू भी दे चुका था और उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि वो अपनी काबिलियत के दम पर विदेश में अच्छी नौकरी पा लेगा। उसकी बहन की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन उसके पिता आनंद प्रकाश जी की उम्र अब काफी हो चुकी थी। सारी जिंदगी उन्होंने पूरे परिवार का बोझ अकेले अपने कंधों पर उठाया था। अरुण चाहता था कि अब वो घर की जिम्मेदारी खुद संभाले, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाले समय में क्या तूफान आने वाला है। वंशिका अब कॉलेज के दूसरे साल में थी। ये लाख कोशिश कर रही थी कि रिया से पीछा छूट जाए, पर कॉलेज का आखिरी महीना होने के कारण और परीक्षाएं सिर पर होने की वजह से वो दिन रात पढ़ाई में बिजी थी। उस दिन उसका आखिरी पेपर था और कॉलेज जाना बहुत जरूरी था, लेकिन सुबह से ही मौसम इस कदर खराब हो रहा था कि शारदा जी परेशान हो गई। जाना बहुत जरूरी है माँ, वरना मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगी। वंशिका खुद भी मौसम के बदलते तेवर देखकर डरी हुई थी। वो कॉलेज के वैन से आती जाती थी, लेकिन उस दिन छुट्टी के वक्त अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और वैन वाले अंकल ने आने से मना कर दिया। वैन से जाने वाली सभी लड़कियां परेशान थी, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत वंशिका पर थी। बाकी सारी लड़कियां एक ही कॉलोनी की थी, जबकि वंशिका का घर थोड़ा अलग और दूसरे वाले इलाके में था। क्या हुआ वंशिका, क्यों परेशान हो? तभी रिया वहां आ गई, जिसे देखकर वंशिका को थोड़ी राहत मिली। वो मेरी कॉलेज की वैन नहीं आई और बारिश देखो कितनी तेज हो रही है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकती हो? मैं अरुण जी को फोन करके बुला लेती हूँ। सॉरी डियर, मेरा फोन तो बंद पड़ा है। तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गाड़ी से घर छोड़ देती हूँ। रिया उसे अपनी कार में चलने का ऑफर दे रही थी।
तेज बरसती बारिश और डरावने मौसम के कारण वंशिका हिचकिचाई, लेकिन फिर सोचा कि थोड़ी ही दूरी पर तो उसका घर है। वो बेफिक्र होकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में रिया उसके साथ हंसी मजाक कर रही थी। वंशिका को पता ही नहीं चला कि रास्ते बदलते हुए वे कहाँ पहुँच गए। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? वंशिका ने नाराजगी और डर से उसे देखा। रिया उसे अपने उसी बंगले पर ले आई थी। कोई तुमसे मिलना चाहता है, वो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है वंशिका। वंशिका प्लीज एक बार उसकी बात सुन लो, रिया ने बड़े प्यार से उसे समझाया। लेकिन वंशिका की हालत बहुत खराब थी। उसका कांपता हुआ शरीर बारिश में भीगने के कारण और भी ठंडा पड़ गया था। गीले कपड़े, खराब मौसम और मानसिक तनाव के कारण उसके शरीर में हल्का बुखार चढ़ने लगा था। दूसरी तरफ रिया ने उसके साथ धोखा किया था, जो घर छोड़ने का बहाना करके उसे यहाँ ले आई थी। मजबूरी में वंशिका को उसके साथ अंदर आना पड़ा। चलो मेरे कमरे में चलते हैं, रिया ने कहा तो उसने साफ मना कर दिया। मुझे घर जाना है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। वो बुरी तरह रोने वाली हो गई थी। अरे मेरी गुड़िया, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? रिया ने उसके सामने चुटकी बजाई। बस दीपक आने ही वाला है, तब तक तुम कपड़े बदल लो। ऐसा करो मेरे कपड़े पहन लो, वरना तुम्हें तेज बुखार हो जाएगा। रिया ने उसे अलमारी से एक नया ड्रेस निकाल कर दिया। वंशिका को बहुत गुस्सा आया, पर उसे सच में लग रहा था कि ठंड के कारण वो बीमार पड़ जाएगी, इसीलिए उसने कपड़े बदल लेना ही ठीक समझा। लेकिन वो मासूम नहीं जानती थी कि शिकारी अपना जाल बिछा चुका है और वो उसमें फंसने वाली है। बिना सोचे समझे वो रिया के वॉशरूम में गई और कपड़े बदल लिए। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकली, रिया कमरे में नहीं थी। उसने घबराकर अपना बैग उठाया, तभी उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठे दीपक पर पड़ी। उसे देखते ही जैसे वंशिका के प्राण सूख गए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं और रिया कहाँ है? वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागी, पर दीपक उसकी राह में आकर खड़ा हो गया। इतनी भी जल्दी क्या है मेरी जान, पहले मेरी बात तो सुन लो। उसके इस घटिया और आवारा अंदाज पर वंशिका का चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया। मुझे घर जाना है, हटो मेरे रास्ते से, वो रोने लगी, जबकि दीपक उसकी इस बेबसी का मजा ले रहा था। अचानक उसने वंशिका का हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया। जब से तुम्हें देखा है, तुम्हें पाने के लिए बेचैन हूँ। बस आज तुम्हें अपना बनाकर रहूँगा। वो गंदी नज़रों से वंशिका को देख रहा था। तभी वंशिका ने अपनी पूरी ताकत समेटकर उसे जोरदार धक्का दिया और दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागी। उसे अब कुछ होश नहीं था। पीछे से रिया की आवाज़ें देना, अपना बैग, अपने भीगे हुए पुराने कपड़े, वो सब कुछ वहीं भूल गई। पागलों की तरह तेज बारिश में सड़क पर भागती हुई वो बस किसी भी तरह अपने घर पहुंचने के लिए तड़प रही थी। कम उम्र की मासूमियत और सादगी से जानने वाली इस लड़की ने कभी जिंदगी में ऐसे भयानक चेहरों का सामना नहीं किया था। वंशिका, वंशिका रुक जाओ। ये तुम किस हाल में कहाँ भागती फिर रही हो? अपने पीछे से आने वाली एक जानी पहचानी आवाज़ को सुनकर जैसे उसकी डूबती हुई सांसों को सहारा मिल गया। अरुण अपनी बाइक से उसी रास्ते से गुजर रहा था जब उसकी नज़र सड़क पर बदहवास भागती हुई एक लड़की पर पड़ी, जो बिल्कुल वंशिका जैसी लग रही थी। लेकिन वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इस तरह सड़कों पर भटकने वाली लड़की उसकी पड़ोसन वंशिका होगी। अरुण जी प्लीज़ मुझे घर ले चलिए, मुझे उस दरिंदे से बचा लीजिए। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था और वो डर के मारे अरुण के पास जाकर ढह गई। ये क्या कह रही हो वंशिका? सब लोग देख रहे हैं, चलो जल्दी बाइक पर बैठो। अरुण ने तेजी से बाइक दौड़ाई। ये क्या हाल बना रखा है इसने अपना? उसका कॉलेज बैग और यूनिफॉर्म कहाँ है? अरुण की आंखों में अब गहरा शक था। घर पहुंचते ही वो शारदा जी पर बरस पड़ा। अपनी लाडली बेटी की ये हालत देखकर शारदा जी को चक्कर आ गए। घर आते ही वंशिका बेहोश हो गई, जबकि अरुण उसे लगातार शक की निगाहों से देख रहा था। उसे लग रहा था कि वंशिका अमीर और आवारा लड़कों से दोस्ती करने के चक्कर में आज इस मोड़ पर पहुंच गई है। यानी जो कुछ उसकी माँ कमला जी कहती थी वो बिल्कुल ठीक था। उसने दिल ही दिल में कड़वाहट के साथ सोचा और उस मासूम दिखने वाली लड़की को देखा, जो उसे अब अंदर से शातिर और चरित्रहीन लगने लगी थी, जैसे वो अपनी मर्यादा कहीं बाहर बेच कर आई हो। इस घटना के बाद वंशिका ने कॉलेज जाना पूरी तरह छोड़ दिया और वो गुमसुम रहने लगी। रिया ने जिस तरह उसका भरोसा तोड़ा था, उसके बाद उसे रिया के नाम से ही नफरत हो गई थी। वो जिंदगी में कभी उसका सामना नहीं करना चाहती थी।
शारदा देवी भी उस दिन से उससे सच्चाई पूछ पूछ कर थक चुकी थी, पर वो डर के मारे किसी को कुछ बताती ही नहीं थी। दूसरी तरफ अरुण उस काली रात के बाद से कभी उनके इस हिस्से में नहीं आया था। बेटा, तुम्हारी वो सहेली आई है। एक दिन जब वंशिका उदास सी बेड पर लेटी थी, तब शारदा देवी ने आकर उसे बताया। वो हैरान रह गई। मेरी कौन सी सहेली? जैसे ही वो बाहर आई, ड्राइंग रूम में बैठी रिया को देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वंशिका का कॉलेज बैग और उसके भीगे हुए कपड़े भी रिया के हाथ में थे। कैसी हो स्वीटहार्ट तुम? अपना सारा सामान तो तुम मेरे घर ही छोड़ आई थी। रिया ने एक कुटिल मुस्कान के साथ वंशिका को देखा, जबकि वंशिका ने नफरत से अपना मुंह फेर लिया। क्यों आई हो तुम यहाँ? उसने बेहद सख्त लहजे में रिया से कहा। तुम्हारा ये सामान लौटाने और तुमसे एक बेहद जरूरी बात करने। चलो तुम्हारे कमरे में चलकर बात करते हैं। वंशिका कभी भी उस धोखेबाज लड़की को अपने कमरे में नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन रिया की आंखों में न जाने ब्लैकमेलिंग का ऐसा कौन सा खेल था कि वंशिका उसकी बात सुनने पर मजबूर हो गई। मैं तुमसे दोस्ती हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ रिया। प्लीज अब दोबारा कभी मेरे घर मत आना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना, वंशिका ने दो टूक लहजे में कह दिया था। दोस्ती खत्म कर लेना मेरी जान, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो। दीपक तुम पर मर मिटा है। वो तुमसे रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है, और अगर तुमने उससे इनकार किया तो याद रखना, हम दोनों के पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जिसे अगर मैंने तुम्हारी माँ को दिखा दिया तो शायद वो सदमे से ही मर जाएं। रिया ने कुटिलता से उसे देखा। क्या बकवास कर रही हो तुम? वंशिका गुस्से से तिलमिलाई। बकवास नहीं, ये देखो। अचानक ही एक तस्वीर रिया ने उसके सामने कर दी, जिसे देखकर वंशिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वंशिका की एक आपत्तिजनक तस्वीर थी, जिसे वॉशरूम के खुफिया कैमरे से चुपके से खींचा गया था। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं रही थी। ये क्या किया है तुम लोगों ने? उसके मुंह से कांपती हुई आवाज निकली। ऐसी कई तस्वीरें मेरे और दीपक के पास सुरक्षित हैं, इसीलिए अगर अपनी भलाई चाहती हो तो दीपक की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। याद रखना, कल रात 8 बजे तुम्हें उसके फ्लैट पर आना है। वो अपने दोस्तों से वादा कर चुका है। रिया के बिछाए जाल में ये मासूम लड़की फंस चुकी थी। रिया और दीपक का ये एक शातिर गिरोह था, जो न जाने कितनी ही सीधे साधे परिवारों की लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। मासूम और भोली भाली कम उम्र लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाना उनके बाएं हाथ का काम था। कई लड़कियां उनके हाथों ब्लैकमेल हो चुकी थी, और अब वंशिका की बारी थी। रिया उसे सब कुछ बताकर चली गई, लेकिन वंशिका जीते जी मर गई थी। उसका चेहरा किसी बेजान मूर्ति की तरह सफेद पड़ चुका था। क्या हो गया बेटा? क्या कहकर गई थी तुम्हारी सहेली? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जैसे ही वंशिका की माँ शारदा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वो किसी सूखे पत्ते की तरह फर्श पर डह गई और बेहोश हो गई। उसे इस तरह अचेत देखकर शारदा जी की चीख निकल गई। क्या हो गया तुम्हें वंशिका बेटा? अरुण, अरुण बेटा कहाँ हो? देखो मेरी वंशिका को क्या हो गया। अरुण उस वक्त किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर जाने वाला था, जब पड़ोस के हिस्से में शारदा आंटी की रोने की आवाजें सुनकर वो फौरन दौड़कर आया। फर्श पर गिरी हुई वंशिका को देखकर वो भी परेशान हो गया। कहने लगा, आंटी क्या हुआ इसे? शारदा देवी रोते हुए बोली, पता नहीं बेटा, अभी इसकी वो सहेली रिया आई थी, न जाने क्या कहकर गई है। ये सुनते ही वो बेहोश हो गई। अरुण ने वंशिका को उठाकर सोफे पर लिटाया। उसने शारदा आंटी से कहा कि वे इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। इसके बाद अरुण फौरन बाहर की तरफ भागा, क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही रिया को घर से निकलते देखा था। वो जल्दी से उसके पीछे आया। रिया अपनी गाड़ी में अभी बैठ ही रही थी कि अरुण ने गुस्से में उसकी गाड़ी के शीशे पर मुक्का मारा। रिया एक पल को सिटपिटा गई। वो गाड़ी से बाहर निकलकर चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिमाग ठिकाने पर है आपका? तमीज नाम की चीज नहीं है। गाड़ी का शीशा तोड़ना है क्या? जानते भी हैं इसकी कीमत क्या है? लेकिन अपनी आंखें सिकोड़कर बड़े गुस्से से अरुण ने कहा, क्या कहकर आई हो तुम अंदर? वंशिका को बताओ, क्या कहा है तुमने उसको? उस दिन भी जब मैं उस रास्ते से घर लेकर आया था, वो तुम्हारे बंगले वाले इलाके से ही बदहवास भाग रही थी। सच सच बताओ मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
रिया उसके चेहरे के बदलते तेवर देखकर पहले तो थोड़ी घबराई, फिर फौरन चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान सजाकर कहने लगी, जितना मुझ पर चिल्ला रहे हो ना मिस्टर अरुण, उतना ही अपनी सीधी सादी पड़ोसन वंशिका से पूछ लेना। मैं तो उसे चेतावनी देने आई थी कि वो मेरे भाई दीपक से दूर रहे, लेकिन तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों की सोच वहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है। कोई अमीर लड़का देखा नहीं, उसका बंगला देखा नहीं कि फौरन पिघल जाती हैं। कम उम्र की है पर बार बार मेरे भाई के पीछे पड़ी हुई है, उसके साथ घूमती फिरती है। उस रोज भी वो खुद मेरे भाई से मिलने उसके बंगले पर गई थी, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची तो बेचारी डरकर अपना सामान वहीं छोड़कर भाग निकली। मैं तो बस वही सामान लौटाने आई थी। ये तो मेरा उपकार मानो कि अभी तक मैंने तुम लोगों को समाज में बदनाम नहीं किया, वरना कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते। एक तो मैं सम्मान के साथ उसे समझाने आई हूँ कि मेरे भाई से दूर रहे, ऊपर से तुम मुझे ही बातें सुना रहे हो। यह कहकर रिया कार में बैठकर वहां से जा चुकी थी, लेकिन अरुण के दिल में शक का एक बड़ा बीज बो गई थी। रिया की बातें अरुण को बिल्कुल सच लग रही थी। उसे एकदम से ही वंशिका से गहरी नफरत होने लगी। उसे लगा कि वंशिका इतनी स्वतंत्र हो चुकी है कि उसने लड़कों से छिप छिप कर मिलना शुरू कर दिया है। बार बार उसके दिमाग में उस रात वंशिका की बदहवास हालत आ रही थी। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ वापस अंदर आया। शारदा आंटी भागकर उसके पास आई। बेटा, वंशिका को होश नहीं आ रहा, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, भगवान के लिए इसे डॉक्टर के पास लेकर चलो। लेकिन अरुण के दिल में इस कदर कड़वाहट भर चुकी थी कि वो मुट्ठियां भींचकर गुस्से से कहने लगा, मरती है तो मर जाए, जिसके जैसे कर्म होते हैं उसे वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। शारदा जी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। कहने लगी, बेटा क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हो? अरुण ने बड़े गुस्से में कहा, जानती हैं वो लड़की क्या क्या कहकर गई है? फिर रिया ने जो कुछ भी झूठ बोला था अरुण ने शब्द दर शब्द शारदा आंटी को बता दिया। ये सुनते ही शारदा देवी ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो वापस वंशिका के पास आई और रोते हुए उसे झकझोरने लगी। वंशिका, ये क्या कर दिया तूने? तुझे जरा भी अपने दिवंगत पिता की प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं आया? तभी मैं तुझसे कहती थी कि तुझे आगे कॉलेज नहीं जाना है। अरे मैं तो एक अकेली विधवा औरत हूँ, सारा दिन घर के कामों में गुजर जाता है, पर तूने हमारी मर्यादा मिट्टी में मिला दी। वंशिका जो अब तक अर्ध बेहोशी की हालत में थी, उसकी माँ ने गुस्से में पानी का जग उसके ऊपर उड़ेल दिया। एकदम से ठंडा पानी चेहरे पर पड़ा तो वो चकरा कर उठ बैठी। ब्लड प्रेशर अभी भी उसका बहुत लो था। सामने टेबल पर नमक चीनी का पानी रखा हुआ था, जिसे वो घूंट घूंट कर पीने लगी। उसने धुंधली आंखों से अपनी माँ को रोते देखा तो उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसकी माँ ने उसे झटका देकर खुद से दूर कर दिया। शारदा जी रोते हुए बोली, धिक्कार है तेरी ऐसी संतान पर, तूने हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। बस मैं अब तेरी जल्द से जल्द शादी करवाऊंगी। मैं तुझे अब इस तरह घर में नहीं रख सकती। पता नहीं कल को ये तेरी सहेली रिया आई है, कल को वो लड़का भी यहाँ आ गया तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? वंशिका को जैसे ही भयानक गलतफहमी का अंदाजा हुआ, वो कांपते हाथों से अपनी माँ को संभालने लगी। नहीं माँ, मेरी बात सुनिए, ये सच नहीं है, मुझे फंसाया गया है। लेकिन अब उसकी बात पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। वही जब इस पूरी घटना के बारे में अरुण की माँ कमला को पता चला तो उन्हें तो मानो शारदा देवी और वंशिका को नीचा दिखाने का सुनहरा मौका मिल गया। वो अपने पति आनंद प्रकाश और बेटियों के सामने जहर उगलने लगी। देखा आपने, दोनों माँ बेटी अलग हिस्से में रहकर न जाने क्या गुल खिला रही हैं। तभी तो मैं इन लोगों को अपने हिस्से में ज़्यादा आने जाने नहीं देती थी। मैंने अपने पति और अपने बेटे को इन दोनों की नज़रों से बचा कर रखा हुआ था। अगर मैं जरा सी ढील दे देती तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। यह सुनकर अरुण के पिता आनंद जी बहुत दुखी हुए और अपनी पत्नी को डांटने लगे। कैसी बेहुदा बातें कर रही हो तुम कमला? मैंने हमेशा शारदा जी को एक सम्मानित बहन की तरह माना है, लेकिन कमला ने तो आसपास के जितने भी रिश्तेदार थे सब में ये बात फैलाना शुरू कर दी कि वंशिका के लिए कोई भी कैसा भी लड़का मिले तो शादी करवा दो। सब ये कहते हैं कि अरे अभी बच्ची की उम्र ही क्या है, इसे थोड़ा सा पढ़ने तो दो। लेकिन कमला ने वंशिका के चरित्र पर तरह तरह की बातें पूरे समाज में फैला दी थी,
जो लोग पहले शादी की इच्छा रखते थे वे भी अब पीछे हट गए। वंशिका पूरी तरह से अपने कमरे में बंद होकर रह गई। दिन में एक वक्त का रूखा सूखा खाना मिल जाता तो खा लेती, वरना यूं ही कमरे में बंद छत को तकती रहती। इन्हीं दिनों अरुण के विदेश जाने की तैयारियां आखिरी चरण में थी। तभी एक शाम वंशिका की माँ शारदा जी आनंद प्रकाश जी और अरुण के पास गई। सफेद साड़ी में लिपटी शारदा जी को इस तरह टूटे हुए अंदाज में देखकर आनंद जी परेशान हो गए। अरुण ने कहा, आंटी, जानता हूँ वंशिका ने बहुत गलत किया है, लेकिन आप अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। लेकिन वो रोते हुए अपनी साड़ी का पल्लू आनंद जी और अरुण के सामने फैलाकर घुटनों के बल बैठ गई। अरुण कांप उठा, क्योंकि वो अपनी माँ की तरह ही शारदा आंटी का भी सम्मान करता था। उसने कहा, ये क्या कह रही हैं आप? आंटी प्लीज उठिए। शारदा देवी रोते हुए बोली, अरुण बेटा, मेरी बेटी के खिलाफ पूरे समाज में बातें बन रही हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं फांसी लगाकर आत्महत्या कर लूं, लेकिन अपनी इस बेटी के अकेले रह जाने के डर से रुक जाती हूं। मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे जैसा माना है और अब तुम ही हमारी मर्यादा बचा सकते हो। भगवान का वास्ता है, तुम्हें मेरी बेटी से शादी कर लो, वरना तुम्हारे अलावा कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। अपने दिवंगत अंकल की आत्मा की शांति के लिए मेरी बेटी को अपना लो। यह सुनकर अरुण के होश उड़ गए। वो अपनी इस संकट में घिरी आंटी को मना नहीं कर पा रहा था। वहीं जब उसने ये बात अपनी माँ कमला को बताई तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। वो माँ बेटी पर और लांछन लगाने लगी, लेकिन उस वक्त आनंद प्रकाश जी ने दृढ़ता दिखाई। उन्होंने सोचा कि पड़ोस का मामला है और घर की बात घर में ही सुरक्षित रहेगी। जो कुछ हुआ सो हुआ। अब अरुण और वंशिका की शादी कर देना ही एकमात्र रास्ता है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अरुण पहले तो जल्दबाजी और दबाव में आकर हाँ कर चुका था, लेकिन अब उसे गहरा पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपने हाथों से अपना जीवन बर्बाद करने जा रहा है। वो सोच रहा था कि वो क्यों एक ऐसी लड़की से शादी करे जिसका चरित्र संदिग्ध हो चुका है। हाँ, अगर समय कोई और होता तो वो वही मासूम लड़की होती जिसे वो जानता था, तो वो उससे खुशी खुशी शादी कर लेता, लेकिन अब हरगिज नहीं। बहरहाल पिता के अत्यधिक मजबूर करने पर वो शादी के लिए राजी हो गया। वही वंशिका को जब ये पता चला तो वो रोते हुए साफ इनकार करने लगी। उसने कहा, माँ, मैंने अरुण जी को हमेशा एक मार्गदर्शक और एक सम्मानित बड़े व्यक्ति की तरह देखा है। आप मेरे साथ गलत कर रही हैं। लेकिन उसकी माँ ने उसे डांट कर शांत करवा दिया। शादी का दिन आया। गिने चुने लोगों को ही बुलाया गया था, जो आपस में कानाफूसी कर रहे थे। बड़े संयम के साथ अरुण मंडप में बैठा हुआ था। फेरे और शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी। वंशिका कमरे में डर कर बैठी हुई थी, जबकि अरुण ने कमरे में आते ही अपनी सारी कड़वाहट और गुस्सा उस पर निकाल दिया। वंशिका रोते हुए बार बार कह रही थी, भगवान के लिए मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे लगा था सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाएगी, लेकिन आप मेरा सच समझेंगे अरुण जी। लेकिन अरुण अपनी नफरत और आक्रोश उस पर उड़ेल कर हमेशा हमेशा के लिए उसी रात घर छोड़कर चला गया। वो कैसी दुल्हन थी जिसके हाथ पर न मेहंदी का सही रंग था और न चेहरे पर कोई खुशी, बस एक गहरा दर्द था। वो कमरे में अभी भी बैठी हुई थी। बाहर उसकी सास कमला उसकी माँ के ताने सुना रही थी। अरुण के पिता भी दुखी थे। कमला चिल्लाकर कह रही थी, शारदा भाभी, आपकी वजह से मेरा इकलौता बेटा मुझसे दूर हो गया। वो मुझे छोड़कर विदेश चला गया। अरुण की बहनें अंजलि और नीतू भी बड़े गुस्से से वंशिका को देख रही थी। उनकी माँ और पिता का सुख इस लड़की ने छीन लिया। वंशिका कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक बार फिर रिया का मैसेज चमक उठा। उस मैसेज में फिर से उसकी यही आपत्तिजनक तस्वीर थी। रिया नीचे लिख रही थी, याद है ना ये तस्वीर? आज शाम तक अगर दीपक के फ्लैट पर नहीं पहुंची तो फिर देखना तुम्हारी ये तस्वीरें इंटरनेट पर कैसे वायरल होती हैं। वंशिका फूट फूट कर रोने लगी। उसने फौरन रिया को फोन मिलाया और सिसकते हुए कहा, क्यों तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो रिया? मैंने तुम्हें अपनी सहेली समझा था, अपनी बहन माना था। मुझे लगा था तुम संकट में मेरा साथ दोगी, लेकिन तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। काश मैंने तुमसे दोस्ती ना की होती। अब मेरी शादी अरुण जी से हो चुकी है। सारे घर वाले मुझे ताने दे रहे हैं। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो।
मैं तुम्हारी वजह से कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। भगवान ना तुम्हें माफ करेगा और ना ही दीपक को। लेकिन रिया हंस पड़ी। ओ मिसेस वंशिका, यहाँ पर माफीनामा खोलकर मत बैठो, जितना कहा है उतना करो, वरना कल सुबह का सूरज देखने से पहले ये तस्वीर सबके पास होगी। उसे इस तरह फोन पर रो रो कर बातें करते हुए अरुण की बहनें नीतू और अंजलि ने सुन लिया, जो कमरे की तरफ आ रही थी। उन्होंने फौरन झटके से दरवाजा खोला और चिल्लाई, ये देखिए, बाहर मम्मी पापा का ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है और ये महारानी यहाँ पर अपने किसी आशिक से रो रो कर बातें कर रही हैं कि घर वालों ने जबरदस्ती इनकी शादी करवा दी। वंशिका के लिए तो सांस लेना मुश्किल हो गया। वो रोते हुए कहने लगी, नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं किसी आशिक से बात नहीं कर रही थी। तुम लोग तो मेरी बहनों जैसी हो ना, मेरे हालात को समझो। क्यों नहीं, उन लोगों ने मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। लेकिन वे दोनों उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से चली गई। कमला ने आकर उससे उसका फोन भी छीन लिया। कुछ दिनों तक वो यूं ही चुपचाप कमरे में सिमटी रही। अरुण न्यूयॉर्क पहुंच चुका था और वहां जाकर उसने अपनी नौकरी शुरू कर दी थी। वो पूरी तरह से अपने दिमाग से वंशिका का नाम निकालकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। फिर जब घर से माता पिता बार बार फोन कर रहे थे तो उसने साफ कह दिया, मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी, मैं यहाँ अपने भविष्य पर ध्यान देने आया हूँ। प्लीज मेरे सामने उस लड़की का नाम मत लीजिएगा। कमला को तो ये संतोष मिल चुका था कि बेटे की अच्छी नौकरी लग गई है और वो महीने के लाखों रुपए कमाएगा। उन्हें इस बात का सुकून था, लेकिन अब उनका पूरा गुस्सा वंशिका की तरफ मुड़ गया, जिसे वह पहले ही पसंद नहीं करती थी और बहू के रूप में तो वे उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन वंशिका कमरे में लेटी हुई थी और जब कमला उसके पास आकर चिल्लाई, महारानी, अगर नींद पूरी हो गई हो तो उठो और आकर पूरे घर की साफ सफाई करो। सो तो ऐसे रही हो जैसे मेरे बेटे की मनचाही पत्नी बनकर आई हो। अगर इस घर में तुम्हें नौकरानी से भी बदतर बनाकर ना रखा तो मेरा नाम बदल देना। वो डरी सहमी उठी। फिर क्या था, सारे घर का झाड़ू पोछा और बर्तन करने के बाद वो किचन के काम में जुट गई। बड़ी ननद अंजलि तो अपने ससुराल चली गई थी और छोटी ननद नीतू ने घर के कामों को हाथ लगाना बिल्कुल छोड़ दिया था। कई बार वंशिका ने रात के वक्त छिपकर लैंडलाइन से अरुण को फोन करने की कोशिश की, लेकिन अरुण ने उसका फोन कभी नहीं उठाया। उस दिन भी जब बार बार रिया की तरफ से धमकियां आ रही थी कि अगर अगले 2 घंटे में तुम फ्लैट पर नहीं पहुंची तो तुम्हारी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दी जाएंगी, वंशिका ने रोते हुए फिर से अरुण को फोन किया। इस बार शायद अरुण का दिल थोड़ा पिघला और उसने फोन उठा लिया। वंशिका फूट फूट कर रोने लगी। अरुण कड़क कर बोला, तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू मुझ पर बिल्कुल असर नहीं करेंगे। वो समय और था जब तुम्हारा रोना देखकर मैं तुम पर दया कर लेता था या तुम्हारी बातों में आ जाता था, लेकिन अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वो रोते हुए बोली, अरुण जी प्लीज मुझसे एक बार पूरी सच्चाई सुन लीजिए। फिर जो कुछ भी हुआ था, रिया ने उसे कैसे धोखा दिया, वो सब सिसक सिसक कर रोते हुए उसने अरुण को बता दिया। अरुण सुन तो रहा था लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। वंशिका ने रोते हुए आगे कहा, मैं वहां बाथरूम में कपड़े बदल रही थी और उन लोगों ने चुपके से मेरी तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली। अब वे मुझे बार बार ब्लैकमेल करके बुला रहे हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। यह सुनकर अरुण का दिमाग घूम गया। उसे लगा कि यह लड़की अब मनगढ़ंत कहानियां बना रही है और वो उसकी नज़रों में और गिर गई। उसने गुस्से से फोन काट दिया और वंशिका रोते हुए फोन को देखती रह गई। तभी अचानक वंशिका को याद आया कि सरकार का एक राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल नेशनल साइबर क्राइम पेट्रोल भी मौजूद है, जहां पर अगर वो रिया और दीपक के बारे में बताएगी और अपनी ऑनलाइन प्रताड़ना व ब्लैकमेलिंग की शिकायत करेगी तो उस पर तुरंत गुप्त कार्रवाई की जाएगी। ये सोचकर उसने घर के कंप्यूटर पर गूगल किया। सारी जानकारी लेने के बाद उसने उस सरकारी वेबसाइट पर अपनी पूरी शिकायत दर्ज की। कुछ ही घंटों में साइबर सेल की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वंशिका से संपर्क किया। रोते हुए वंशिका ने उन्हें सारी सच्चाई और रिया के नंबर से आए मैसेजों का विवरण दे दिया और फिर अगली ही सुबह पुलिस ने जाल बिछाकर दीपक और रिया को रंगे हाथों पकड़ लिया, जो ना जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी इस तरह बर्बाद कर चुके थे।
रिया और दीपक अब पुलिस की हिरासत में थे और उनके खिलाफ एक लंबा कानूनी केस चलने वाला था। लेकिन वंशिका की जिंदगी तो इस सब में पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसकी माँ तक ने उससे बात करना छोड़ दिया था। उसे दिन रात घर का काम करता देखकर माँ को दुख जरूर होता था, लेकिन वे यही कहती थी, तुमने अपने हाथों से जो बोया है वही काट रही हो। वंशिका रोते हुए कहती, माँ मुझे किसी बात की इतनी तकलीफ नहीं होती अगर आप मेरी अपनी होकर मुझ पर यकीन कर लेती। आपको अपनी संतान पर इतना तो भरोसा होना चाहिए था कि मैं कभी भी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकती। मुझे फंसाया गया था। लेकिन उसकी माँ अपने आंसू पोंछती हुई अपने कमरे में चली जाती। कुछ दिनों बाद ही वंशिका की माँ शारदा देवी को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। जब तक उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया वे अपनी जान की बाजी हार चुकी थी। वंशिका रो रो कर बेहाल हो गई। अरुण को भी जब सूचित किया गया तो अपनी आंटी के निधन का सुनकर उसे भी काफी दुख हुआ, लेकिन वो भी नई नौकरी से छुट्टी लेकर इंडिया नहीं आ सका। माँ के निधन के बाद सास कमला ने वंशिका का जीना और भी दुश्वार कर दिया। लेकिन असल पहाड़ उस पर तब टूटा जब उसे पिछले 3 महीने से मासिक धर्म नहीं आया था। वो बुरी तरह घबरा गई। एक शाम उसने डरते डरते कमला से कहा, मम्मी जी मुझे 3 महीने से पीरियड नहीं आया है, मुझे डॉक्टर से जांच करवानी है। ये सुनते ही कमला को गहरा झटका लगा। वो चिल्लाई, 3 महीने से पीरियड नहीं आया, इसका सीधा सा मतलब है कि तूने निश्चित ही बाहर किसी के साथ अपना मुंह काला किया है। वंशिका ने फौरन नाम में सिर हिलाया, मम्मी जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपके बेटे की ब्याहता पत्नी हूँ। लेकिन कमला ने फौरन एक करारा थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। बकवास बंद कर कमीनी, मेरा बेटा तो तुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करता। वो तो शादी की उसी रात तुझे छोड़कर विदेश चला गया था। जिस कदर वो गुस्से में था तुझे लगता है वो तेरे साथ कोई संबंध कायम करके गया होगा और मैं तेरी इस बकवास पर विश्वास कर लूंगी। वंशिका की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। कमला इस कदर गुस्से में आ गई कि उसे धक्के मारकर घर से निकालने लगी। कहने लगी, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, पता नहीं किसका पाप तू अपने पेट में पाल कर आई है और नाम मेरे अरुण का लगा रही है। मेरा अरुण तो तुझ पर थूकता है। वो ऐसी ही कड़वी बातें सुनाती रही और वंशिका रोती हुई अपनी माँ वाले सोने हिस्से में आ गई। माँ की मौत के बाद उसके पिता की जो सैनिक पेंशन थी वो नियमानुसार अब वंशिका को मिलने लगी थी, जिससे जैसे तैसे उसका गुजारा होने लगा था। सारा दिन उसका उस सोने मकान में रोते हुए गुजरता था। कमला तो उसे अपने सामने देखना भी पसंद नहीं करती थी और ना ही अरुण ने दोबारा कभी उसे फोन किया था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। उसका 9वां महीना शुरू हो चुका था। कभी ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता तो कभी लो हो जाता। ना ही उसे अच्छा खाना मिल पा रहा था और ना ही फल खरीदने के लिए वो घर से बाहर निकल पाती थी। वो सारा दिन बस रोती रहती थी। एक रात जब भगवान की प्रार्थना करने के बाद वो बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। डिलीवरी दर्द की भयानक तकलीफ शुरू हो चुकी थी। ऐसे में बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके वो दीवार पकड़ते हुए कमला के कमरे तक आई। उसने दरवाजा खटखटाकर कहा, मम्मी जी पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है कि समय करीब आ गया है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। मगर कमला ने गुस्से से दरवाजा खोला और उसे देखकर कड़वाहट से बोली, जिस आशिक का बच्चा है ना उसे फोन करके बुला ले, वही ले जाएगा तुझे। तू अरुण को एक बार आने दे, देख मैं तुझे कैसे तलाक दिलवाती हूँ। ये तेरी भूल है जो मैं तुझ पर दया करूंगी। अच्छा है तड़प तड़प कर खुद भी मर जा और इस बच्चे को भी खत्म कर दे। यह अविश्वास से अपनी सास का चेहरा देख रही थी। रोते हुए कहने लगी, इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो आप, खुद भी तो कभी इस दौर से गुजरी होंगी। मेरा भगवान गवाह है ये बच्चा अरुण जी का ही है और मैं पूरी तरह पवित्र हूँ। लेकिन कमला ने उसे और खरी खोटी सुनाकर दरवाजा मुंह पर बंद कर लिया। वो खुद ही बड़ी मुश्किल से दीवार पकड़कर चलते हुए बाहर मेन सड़क तक आई थी जब उसे सामने से एक ऑटो रिक्शा आता हुआ दिखाई दिया। ऑटो चलाने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था। वंशिका की ये गंभीर हालत देखकर वो परेशान होकर कहने लगा, बेटा इस हालत में अकेली कहाँ घूमती हो, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई अपना कोई रक्षक नहीं है। वो रोते हुए बेबसी से कहने लगी, बाबा अगर कोई अपना होता तो मैं इस हालत में सड़क पर अकेली थोड़ी भटक रही होती।
उस बुजुर्ग ने दया खाकर तुरंत उसे अपने ऑटो में बिठाया और सीधे अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के बाहर उतार दिया। बड़ी मुश्किल से कदम बढ़ाते हुए वो अस्पताल के ओपीडी हॉल की तरफ बढ़ी थी, लेकिन दर्द के कारण उसे चक्कर आ गया और वो वहीं फर्श पर गिर पड़ी। डिलीवरी दर्द की एक भयानक लहर उसके पूरे शरीर में उठ रही थी। उसे इस तरह गिरते देख अस्पताल के गलियारे से गुजर रहा एक शख्स तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने सहारा देकर वंशिका को उठाया। जैसे ही वंशिका की धुंधली नजरें उसके चेहरे पर पड़ी, वो अविश्वास से उसका चेहरा देखने लगी और फिर उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई। वो कोई और नहीं बल्कि अरुण था। अरुण पिछले 9 महीने से न्यूयॉर्क में ही था। जिस कंपनी में वो काम कर रहा था, वहां उसने अपनी असाधारण क्षमता से बहुत ही कम समय में कंपनी को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। आज उसी कंपनी का एक बहुत बड़ा विदेशी क्लाइंट भारत में एक महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, लेकिन एयरपोर्ट से निकलते ही उस क्लाइंट की गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। कंपनी के मुख्य अधिकारी ने तुरंत अरुण और उसके साथ 2 अन्य सहकर्मियों को भारत भेजा था ताकि अरुण इस जरूरी मीटिंग को संभाल सके और बाकी 2 कर्मचारी अपने घायल साथी की देखभाल कर सके। लेकिन यहाँ आते ही अरुण ने अपनी पत्नी वंशिका को इस लाचार हालत में देख लिया था। वो तुरंत उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। अरुण इस सच को अच्छी तरह जानता था कि वो बच्चा उसी का है। शादी की उस पहली रात जब वो अत्यधिक गुस्से और आवेश में उसके करीब आया था, तब वंशिका पूरी तरह पवित्र और निष्कलंक थी। उसकी सादगी और उसकी पवित्रता इस बात की गवाह थी, पर वो अपनी माँ की बातों और समाज के डर के कारण सच को स्वीकार नहीं कर पाया था। डॉक्टर तुरंत वंशिका को लेबर रूम में ले गए। अरुण बाहर खड़ा बेहद परेशान हो गया था। अगर वंशिका गर्भवती थी तो उसे इस बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई? उसकी अपनी माँ कमला ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? और अब इस नाजुक हालत में वो अकेली अस्पताल में क्या कर रही थी? कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई और गंभीर आवाज में कहने लगी, नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत मुश्किल है। बच्चे की धड़कन लगातार कम हो रही है और माँ भी बेहोश हो चुकी है। हमें तुरंत इमरजेंसी सी सेक्शन करना होगा। आप इसके पति हैं, प्लीज इस सहमति पत्र पर साइन कर दीजिए। अरुण ने बिना एक पल गंवाए फॉर्म पर साइन कर दिया। तभी अंदर वंशिका को थोड़ा होश आया। वो बार बार रोते हुए अरुण का नाम पुकार रही थी। वो डॉक्टरों से कह रही थी, नहीं, मुझे अभी ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे पहले अरुण जी से मिलना है, प्लीज। अरुण ने जब डॉक्टर से ये बात सुनी तो वो तुरंत अंदर वार्ड में आया। वंशिका इस समय जिंदगी और मौत के चौराहे पर खड़ी थी। अरुण को सामने देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अरुण जी, इस वक्त मैं जिस हालत में हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं इस कमरे में जिंदा बाहर निकल पाऊंगी या नहीं। लेकिन उस रात मैंने आपसे जो कुछ भी कहा था वो 100% सच था। ये बच्चा जिसे आज इस घर में एक कलंक बना दिया गया है, ये आपका ही अंश है। आप चाहे तो डीएनए जांच करवा कर देख लीजिएगा। वंशिका की ये बात सुनकर अरुण का पूरा अस्तित्व कांप उठा। उसकी अंतरात्मा उसे कचोटने लगी। वो खुद को दोषी मानने लगा, लेकिन वो भी क्या करता? अपनी आंखों के सामने बुने गए झूठ के उस जाल को ही वो सच मान बैठा था। उसने तुरंत वंशिका का हाथ थामा और भर्राई आवाज में कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो वंशिका, कुछ नहीं होगा। मेरी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ हैं, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। वो कमरे से बाहर निकल आया और डॉक्टरों ने सी सेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद वंशिका ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। नन्हे बच्चे को देखने के बाद अरुण तो क्या, उसकी माँ कमला और पिता आनंद प्रकाश जी भी इस शाश्वत सत्य को झुठला नहीं सकते थे, क्योंकि वो बच्चा हूबहू अरुण की परछाई था। उसकी आंखें, उसका चेहरा बिल्कुल अरुण जैसा ही था। 2 दिन बाद जब वंशिका की तबीयत में सुधार हुआ तो अरुण उसे और अपने बेटे को लेकर वापस घर लौटा। अचानक अरुण को सामने देखकर उसकी माँ कमला घबरा गई। वो सकपकाकर बोली, अरुण, तुम अचानक वापस आ गए, तुमने हमें फोन पर बताया भी नहीं, और ये लड़की तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है? अरुण गुस्से से दहाड़ा, ये लड़की अकेली असहनीय डिलीवरी दर्द में तड़पती हुई अस्पताल पहुंची थी। माँ, क्या आप लोग कहाँ थे? इसके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों किया? कमला फौरन अपनी सफाई देते हुए कहने लगी, इसने निश्चित ही तुम्हारे कान भर दिए होंगे। जब ये बच्चा तुम्हारा है ही नहीं तो हम इसकी जिम्मेदारी क्यों उठाते? लेकिन अरुण ने अपनी माँ को बेहद सख्त और ऊंची आवाज में टोकते हुए कहा, बस कीजिए माँ,
ये बच्चा मेरा ही अंश है। वंशिका के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक बहुत बड़ी गलतफहमी और रिया दीपक का षड्यंत्र था। हम सब ने मिलकर इस बेगुनाह लड़की को जितनी सजा देनी थी दे ली, लेकिन अब ये मेरे बच्चे की माँ और इस घर की बहू है। इन 9 महीनों में जब इसे एक पति के सहारे की और परिवार के समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब ये अकेले इस सोने मकान में घुट घुट कर जीती रही। वो अपनी बात कहकर वंशिका को सम्मान के साथ उसके कमरे में ले गया और उनके पिता आनंद प्रकाश जी भी अपने पोते को देखकर बेहद खुश थे। वहीं जब कमला ने उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लिया तो उसका चेहरा देखकर उनका कठोर दिल भी पूरी तरह पिघल गया। बच्चे की आंखें, उसकी नाक और उसका पूरा चेहरा बिल्कुल उनके बेटे अरुण जैसा ही दिखता था। धीरे धीरे कमला का मन भी वंशिका के प्रति बदलने लगा और उनके अंदर का एक पछतावा जाग पड़ा। कमरे में अकेले होने पर अरुण ने वंशिका के पास आकर अपने पुराने कठोर व्यवहार के लिए उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी। वंशिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने भी अपनी गलत फहमियों को दूर करते हुए अरुण को माफ कर दिया। इतने तूफानों के बाद अब दोनों के जीवन में वास्तविक सुकून लौट आया था। अरुण केवल 1 हफ्ते की बिजनेस ट्रिप पर भारत आया था, इसीलिए उसे वापस अमेरिका लौटना था। जाने से पहले वो वंशिका का हाथ पकड़कर कह गया, मैं न्यूयॉर्क पहुंचते ही सबसे पहले तुम्हारे और हमारे बेटे के जरूरी कागजात और वीजा की प्रक्रिया शुरू करवाऊंगा, ताकि तुम दोनों को जल्द से जल्द अपने पास बुला सकूं। वंशिका पूरी तरह संतुष्ट और खुश थी। सास कमला भी अब पोते के बहाने ही सही वंशिका के प्रति अपना व्यवहार पूरी तरह बदल चुकी थी और उसे सम्मान देने लगी थी। फिर कुछ समय बीतने के बाद अरुण ने वंशिका और अपने बेटे को भी अमेरिका बुला लिया। वो मासूम लड़की अपने जीवन की सारी कड़वी और दर्दनाक यादों को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़कर अपने पति और बच्चे के साथ एक नई और खुशहाल दुनिया बसाने समंदर पार चली गई। तो दोस्तों, आपको यह नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।